तो आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स। सो विल सी कि व्हाट आर द kinds of image or the types of image and what is the nature of the image or what is the size of the image which is being formed in a plane mirror. So we'll start with the first. The image whenever formed in a plane mirror is always virtual and erect. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वर्चुअल क्या होता है। वर्चुअल है कि जिसका एक्चुअल रिफ्लेक्शन स्क्रीन पे हमको फॉर्म नहीं होता, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन है वो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं होता, उस टाइप की इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। मतलब ऑब्जेक्ट से जो रेस इंसिडेंट होती हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, जैसे कि मिरर पे कोई रेस किसी ऑब्जेक्ट से अगर आके इंसिडेंट होंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा कि वो मीट नहीं करेंगे, रिफ्लेक्टेड रेस रिफ्लेक्शन होने के बाद मीट नहीं करेंगे, लेकिन वो अपीयर करते हैं मीट होने के लिए। मतलब एक्चुअल स्क्रीन पे उसकी पोजीशन आपको नहीं मिलती, इसलिए इस इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल। जब भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और जब भी हम देखते हैं तो हम उस इमेज को पीछे की तरफ देखते हैं, क्योंकि वो मिरर के सामने की तरफ फॉर्म नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, वो मीट नहीं करते रिफ्लेक्टेड रेस, वो सिर्फ अपीयर करते हैं कि वो मीट होती हैं और इस तरीके से इमेज फॉर्म होती है। और दूसरी तरीके से हम बात करें कि इरेक्ट, वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट भी होते हैं। इरेक्ट मतलब अगर हमारा हेड ऊपर की तरफ है तो इमेज में भी आपको देखोगे, प्लेन मिरर में हमने देखा हमारे ड्रेसिंग रूम में, ड्रेसिंग टेबल पे, कि जब भी हम देखते हैं तो हमारा हेड जो ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, और जब हेड नीचे, जब हमारा लेग नीचे है तो नीचे ही रहता है। सिमिलरली अगर मैं इस पेन को रखूं, इसका कैप अगर टॉप पे है तो टॉप पे ही रहेगा, आपको इसका इमेज उल्टा कभी भी दिखाई नहीं देगा। तो उसको हम बोलते हैं इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स जैसा आपका ऑब्जेक्ट है वैसा ही आपको दिखाई देगा, मतलब अपसाइड डाउन नहीं होगा, जो टॉप है वो टॉप रहेगा और जो बॉटम है वो बॉटम रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट में आपका इमेज हमेशा जो प्लेन मिरर में फॉर्म होगा वो क्या होगा, वर्चुअल। वर्चुअल मतलब इट्स नॉट रियल, एंड इरेक्ट मतलब जैसा आपका ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट है तो वैसा स्ट्रेट ही आपकी इमेज फॉर्म होगी। सेकेंड पॉइंट पे अगर बात करें उसकी प्रॉपर्टीज में, तो इमेज इज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जब भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जो हमारी एक्चुअल साइज होती है वही हमारे इमेज की साइज भी होती है। कभी भी आप देखोगे, आप प्लेन मिरर को देख रहे हो तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी साइज से छोटी या बड़ी आपकी इमेज की साइज हो। तो जो ऑब्जेक्ट होगा आपका, अगर इसका ऑब्जेक्ट है 50 सेंटीमीटर तो 50 सेंटीमीटर का ही आपका क्या होगा, इमेज भी फॉर्म होगा प्लेन मिरर में। तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। जब हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, इमेज इज एट अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट। अगर हम मिरर के सामने खड़े हो जाएं तो हमारा इमेज भी उतना ही दूर मिरर के पीछे की तरफ होगा। अगर हम पीछे चलते जाते हैं तो इमेज भी क्या होता जाता है, पीछे जाते जाता है। साइज छोटा बड़ा नहीं होता, पीछे जाता है। दूरी, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से है और मिरर का जो कि इमेज से है वो क्या होता है, हमेशा सेम रहता है। जैसे मैं सामने आऊंगा तो इमेज भी क्या होगी, सामने आएगी। जो डिस्टेंस है ऑलवेज क्या रहता है, सेम रहता है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है लैटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या है, जब भी हम मिरर पे सामने खड़े होते हैं तो हमको क्या दिखता है, जब हम राइट हैंड उठाते हैं हमारा, तो मिरर में आपको क्या दिखेगा, आपने लेफ्ट हैंड उठाया है, और जब भी हम लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि राइट हैंड उठाया है। तो ये होता है कि जो हमारा वाई एक्सिस के अबाउट हमारी बॉडी पूरी सिमेट्रिक होती है, तो वो जो लेफ्ट पोर्शन हमारा इमेज में क्या दिखेगा, राइट, और राइट पोर्शन हमारा इमेज में क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। उसी को हम बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। तो इमेज हमेशा क्या होती है, लैटरली इन्वर्टेड होती है, इसलिए ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, स्पेरिकल मिरर्स। तो प्लेन मिरर्स तो हमने सबने घर में देखे हुए हैं, जनरली हम सब यूज करते हैं इनको, प्लेन मिरर्स। तो जिसमें क्या होता है कि हमारी इमेज ना ही बड़ी दिखती है ना ही छोटी दिखती है, बस लेफ्ट राइट दिखेगा और राइट लेफ्ट दिखेगा। और क्या होता है कि जितना डिस्टेंस हम मिरर से खड़े हैं, हमारा इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे फॉर्म होता है, और हाइट भी क्या रहती है, सेम, और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। लेकिन स्पेरिकल मिरर्स में ऐसा नहीं होता। ये दूसरे टाइप के मिरर्स हैं, ये प्लेन नहीं है, इनका नेचर है स्पेरिकल नेचर का होता है। तो जैसे कि हम एक स्फीयर को अगर कट कर दें, यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल में, अगर हम एक स्फीयर को ऐसे कट कर दें और इसका एक पोर्शन अगर ले लें तो आपको इस टाइप का एक कर्व सरफेस मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं स्पेरिकल मिरर्स। तो ये कर्व सरफेस पे भी अब बात देखते हैं कि मिरर क्या होता है, एक तरफ पॉलिश्ड होता है और एक तरफ उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक ही तरफ होगा, लेकिन कर्व्ड में किस तरफ होगा ये देखना है हमको। तो जब कर्व्ड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ भी हो सकता है और बाहर की तरफ भी हो सकता है, उसके बेसिस पे हमने मिरर्स को फिर से, स्पेरिकल मिरर्स को फिर से डिवाइड किया है दो पार्ट में। एक है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। तो अब देखते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या है और कॉन्वेक्स मिरर क्या है। तो जब हम स्पेरिकल मिरर को लेते हैं
और जब उसका पॉलिश्ड सरफेस बाहर की तरफ रहता है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ रहता है, इनवर्ड, मतलब इनवर्ड कर्व्ड है या इनसाइड कर्व्ड है आपका क्या स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उस टाइप के मिरर्स को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर्स। लेकिन अगर आपका जो बल्ज आउट सेक्शन, जो भी आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आउटवर्ड्स की तरफ है, आउटवर्ड्स की तरफ है, तो उस टाइप के मिरर्स को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पॉलिश्ड सरफेस मतलब जिससे आप देख नहीं सकते, पॉलिश्ड में आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आपका मेन काम है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। तो आपको ये पहचानना है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व के अंदर की तरफ है कि कर्व के बाहर की तरफ है। तो कर्व के अंदर की तरफ होता है, उस बेसिस पे हम उनको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और जब बल्ज आउट बाहर की तरफ होता है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो ये दो टाइप के मिरर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं इन स्फेरिकल मिरर्स में। तो आ जाते हैं एक एक करके देखेंगे। इसमें है, फर्स्ट है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फिर हम देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन पोल, फोर्थ पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस देखेंगे, फिफ्थ में देखेंगे एपर्चर क्या होता है, सिक्स्थ में फोकस, और सेवेंथ फोकल डिस्टेंस क्या होता है। तो इसको एक डायग्राम के नजरिए से थोड़ा देखेंगे तो और क्लैरिटी से आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं, एक मिरर ले लेते हैं, स्पेरिकल मिरर हम लेंगे क्योंकि हम टर्मिनोलॉजीज किस में देख रहे हैं, स्पेरिकल मिरर्स में देख रहे हैं। तो एक स्पेरिकल मिरर हमने ले लिया। अब ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है और कॉनकेव भी हो सकता है, टर्मिनोलॉजी दोनों में सेम रहेंगी, चेंज नहीं होंगी। तो हमने यहाँ पे कौन सा मिरर लिया है, अभी हमने ऊपर देखा था, तो ये कौन सा मिरर है, कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ है, इनवर्ड है, तो इसको हम कौन सा मिरर बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। तो हमने एक कॉनकेव मिरर बना दिया, ठीक है। इस कॉनकेव मिरर को अगर हम डिवाइड कर दें कैसे, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो आप देख सकते हो कि आधा मिरर नीचे की तरफ होगा और आधा मिरर ऊपर की तरफ होगा। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को जहां से इस मिरर को हम डिवाइड कर सकते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट, वो पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। इसको डिफाइन, ये समझने का तरीका था, डिफाइन आप कर सकते हो कि किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है वो क्या होता है, पोल होता है। सेंटर किस तरीके से, अगर हमको दो हिस्से में किसी चीज को बांटना है, ठीक है, सपोज मेरे पास ये पेन है, इसको मेरे को दो पार्ट में कट करना है, तो इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा, हाफ हाफ कट करेंगे। तो उस तरीके से मिरर कैसा है, स्फेरिकल मिरर इस टाइप का है। तो ऐसे जब आपका स्फेरिकल मिरर रखा है तो इसका दो पार्ट में कट करना क्या होगा, हाफ इधर हाफ इधर, तो पोल आपको मिल जाएगा। सेकंड, अगर आप देखें तो एक लाइन हमने ड्रॉ करी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जो इस पोल से पास होती है। जो कहां से पास होगी, पोल से ही पास होगी। मतलब यही लाइन आपको बता रही है कि अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो इस एक्सिस के अबाउट डिवाइड कर सकते हैं, और इस इमेजिनरी एक्सिस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम एक एक करके देख रहे हैं, हमने कौन कौन सा पॉइंट देख लिया, 3 और 4 पहले देख लिया है, ठीक है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट करना ज्यादा इजी है, आपको यहां से ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम आ गए फर्स्ट पॉइंट पे। तो एक्चुअली में अगर ये तो स्फेरिकल, मैंने अभी बताया था, एक स्फीयर का कटा हुआ हिस्सा हमने लिया है जो कि हमारा स्फेरिकल मिरर है। अगर मैं स्फीयर को कंप्लीट करना चाहूं, देखो, अगर मैं स्फेरिकल को कंप्लीट करना चाहूं तो ये मेरा एक स्फीयर कंप्लीट हो गया। जैसे ही ये मेरा स्फीयर कंप्लीट होता है तो ये एक पॉइंट होगा जो इसका सेंटर होगा। तो जो स्फीयर का सेंटर बनेगा वही होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसका एक हिस्सा बस ये है आपका स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो अब ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्लियर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नथिंग, इट इज जस्ट अ सेंटर ऑफ अ स्फीयर, जिसका हमने हिस्सा ऑलरेडी एज ए स्फेरिकल मिरर लिया हुआ है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर में। तो हमने पहले पोल डिफाइन कर दिया, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर को रेडियस ऑफ कर्वेचर को बताने के लिए ही पहले पोल को डिफाइन किया है, नहीं, और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर को। अगर मैं पोल डिफाइन नहीं करूंगा तो सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं नहीं बता सकता। तो इस तरीके से हम यहां से देखेंगे, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके पैरेलल है, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जो कहां से कहां तक है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। तो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, आर से। यहां आप देख सकते हो आर, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो इट्स जस्ट ए horizontal distance between C and F, you can say like this, sorry, C and P. Then coming on to the next point, that is aperture. Aperture is nothing, it's not a horizontal distance. Now we'll take a vertical distance. आप यहाँ से देखोगे मैंने एक पॉइंट यहाँ पे बना दिया, say suppose M, और एक पॉइंट यहाँ पे बना लिया, say suppose N।
तो इसको कर्व्ड को ना मान के इसको स्ट्रेट ट्रीट करके अगर मैं एक वर्टिकल डिस्टेंस लेता हूं m और n के बीच में, तो ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज अपर्चर, और यही हमको बताता है कि मिरर की एक्चुअल साइज कितनी होने वाली है। तो अपर्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो ये बताता है कि एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना बड़ा होने वाला है या उसकी कितनी साइज होने वाली है, मिरर हमारा कितने साइज का होने वाला है। ठीक है, देन विल सी नेक्स्ट इज फोकस। अब फोकस क्या होने वाला है इसको समझेंगे। सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इससे कुछ ना कुछ लाइट जाएंगे, ट्रेवल होंगी स्ट्रेट लाइन में, और ये लाइट सपोज पैरेलल हो रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पहुंचने के बाद क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, और ये रिफ्लेक्ट हमेशा कहां से होंगी, फोकस से होंगे। तो फोकस एक ऐसा पॉइंट है जिससे पैरेलल लाइट जो ऑब्जेक्ट से आती हैं और रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा किसको, प्रिंसिपल एक्सिस से कन्वर्ज होकर निकलती हैं और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही निकलेंगे, इसीलिए हम इसको फोकस बोलते हैं। अगर मान लो मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दूं और यहाँ से भी एक पैरेलल लाइन निकलेगी और यहाँ पे टकराने के बाद भी इसी पॉइंट से पास होंगे, तो ये इस पर्टिकुलर स्फेरिकल लेंस का क्या हो गया, फोकस हो गया। मतलब क्या होगा, आपका इंसिडेंट रे क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। और जब भी मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जब भी वो रिफ्लेक्ट हो तो कहां से कन्वर्ज होते हुए निकलनी चाहिए, एक पॉइंट से निकलनी चाहिए, जो किसी वो पॉइंट कहां पे होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस पे, और जहां से ये निकलती हैं उसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। अब लास्ट है इसका टर्मिनोलॉजी का फोकल लेंथ। अब फोकस हमको पता चल गया कि यहां पे होगा, क्योंकि दो पैरेलल रे जो इंसिडेंट रे हैं रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास हो रही हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट से ही पास हो रही हैं, जो हमारा फोकस हो गया इस पर्टिकुलर स्फेरिकल मिरर का। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं फोकल लेंथ। तो अब हम ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन P एंड F। पोल से फोकस तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है या अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जो हम डिस्टेंस लेने वाले हैं, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से। और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा रिलेशन है, जो दो डिस्टेंस आपको दिख रहे हो, इसमें बाकी सारी चीजें पॉइंट है, जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो पॉइंट हैं। इसमें सिर्फ डिस्टेंस तीन है, दो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और एक वर्टिकल डिस्टेंस है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक r है और एक f है, और एक मात्र वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज अपर्चर, जो साइज बताता है। तो इसकी अपना एक सिग्निफिकेंस है। तो आपको अपर्चर से पता चल गया कि आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर है उसकी साइज कितनी होने वाली है। लेकिन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से हमको क्या समझ में आएगा कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये फोकल लेंथ है, तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे निकालें, और इन दोनों का रिलेशनशिप होता है r इज इक्वल्स टू 2f। मतलब अगर हमको किसी भी मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है तो उसका हम फोकस इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, f इज इक्वल्स टू r/2। जस्ट क्या किया हमने, 2 को r के नीचे निकाल लिया, क्योंकि हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करना था यहाँ पे। तो फोकल लेंथ अगर हमको नहीं पता किसी भी मिरर का, लेकिन उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, तो उसका जस्ट हाफ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका फोकल लेंथ हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ के ट्वाइस होता है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।